हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का। आज हम यूनिट 4 और यूनिट 5 से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यूनिट 4 है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट और यूनिट 5 का नाम है अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये एक रिवीजन क्लास है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे। ये वीडियो आपके जीडीसी जैसे यूपी पीजीडी का जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये है आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो बताइए किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और इसके इंडिकेटर क्या क्या हैं? तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। देन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में ही है। इसकी स्थापना हुई थी 1944-45 के आसपास हुई थी। करेक्ट ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और एचडीआई के इंडिकेटर्स कौन कौन से? पहला इंडिकेटर है आपका जीवन प्रत्याशा, दूसरा है आपका शिक्षा, तीसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय। ये इसके इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी गुलनार मिडल और ऑप्शन डी डब्ल्यू रोस्टो। तो बताइए कौन है डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक? तो ये पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन ए है महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी है टालकट पार्सन ने। तो बताइए मानव विकास सूचकांक के इंडिकेटर आपने देख लिया, कौन कौन से थे? प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। अब बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है महबूब उल हक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है डब्ल्यू रोस्टो, ऑप्शन सी है टालकट पार्सन और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्की। तो बताइए कौन है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक? तो ये हैं आपके डब्ल्यू रोस्टो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन से स्टेज बताएं? पहला इन्होंने बताया ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी जिसे बोलते हैं परंपरागत समाज। दूसरा इन्होंने बताया है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। ये इनका दूसरा स्टेज है, इसमें विकास के लिए पूर्व शर्तें। तीसरा इन्होंने बताया है विकास की अवस्था जिसे हम बोलते हैं टेक ऑफ। चौथा इन्होंने बताया ड्राइव टू मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता की ओर अग्रसर। और पांचवा इन्होंने बताया एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, उच्च जन उपभोग का युग, मास कंजप्शन। ये इन्होंने 5 स्टेज बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, रोस्टो के विकास के कितने चरण हैं? अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन से। ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 5 है और ऑप्शन डी 6 है। तो कितने हैं? 5 है। ऑप्शन सी, ये आपका पहला अवस्था है, ये आपका दूसरा है, फिर ये आपका तीसरा अवस्था है, फिर ये चौथा अवस्था और ये फिर 5वां अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को लोकप्रिय किस रिपोर्ट ने बनाया? ऑप्शन ए मानव विकास रिपोर्ट ने, ऑप्शन बी ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने, ऑप्शन सी सीमाएं विकास की और ऑप्शन डी विश्व विकास रिपोर्ट ने। तो बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था?
तो ये बनाया था ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कब आई थी? 1987 में आई थी ये रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रुटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साइलेंट स्प्रिंग है, ऑप्शन में लिमिट्स टू ग्रोथ है, ऑप्शन सी आवर कॉमन फ्यूचर है, और ऑप्शन डी ग्रीन रेवोल्यूशन है। क्या है इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी क्लब ऑफ रोम, और ऑप्शन डी है IMF। तो बताइए किसके द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ? तो ये था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण सिद्धांत मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित होता है? समाजवादी मॉडल, ऑप्शन बी है मार्क्सवादी मॉडल, ऑप्शन सी है पश्चिमी विकासवादी मॉडल, और ऑप्शन डी सामुदायिक मॉडल। तो बताइए आधुनिकीकरण के सिद्धांत किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है पश्चिमी विकास मॉडल पर, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए आंदे गुन्नर फ्रैंक, ऑप्शन बी है टार्कर प्रांसन, ऑप्शन सी है एमिनुअल वॉलस्टीन, और ऑप्शन डी है समीर अमीन। कौन है इसमें से मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के समर्थक? तो ये हैं आपके टॉलकर पार्सन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रमुख विचारक कौन है? ऑप्शन ए टार्कर पार्सन, ऑप्शन बी है रोस्टो, ऑप्शन सी आंद्रे गुन्नर फ्रैंक, और ऑप्शन डी दुर्केम। कौन है निर्भरता सिद्धांत के विचारक? तो ये हैं आपके आंद्रे गुन्नर फ्रैंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को बोलते हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एमिनुअल वॉलस्टीन, ऑप्शन सी है रोस्टो, और ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो बताइए किसने दिया है? तो ये दिया एमिनुअल वॉलस्टीन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विज्ञान का तकनीकी विकास करना, ऑप्शन बी विज्ञान तकनीक और समाज के बीच संबंध का अध्ययन करना, ऑप्शन सी केवल औद्योगिक विकास करना, और ऑप्शन डी वैज्ञानिक आविष्कार करना। तो बताइए क्या है? तो इसका उद्देश्य है विज्ञान तकनीक और समाज के बीच संबंध का अध्ययन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है थॉमस कुहन, ऑप्शन सी है कार्ल पॉपर, और ऑप्शन डी है टार्कर पार्सन। तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है थॉमस एस कुहन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है थॉमस कुहन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी है मैक्स वीबर। तो बताइए पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा किसने दी है? ये दी है थॉमस कुहन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस, और ऑप्शन डी है उल्रिच बेक। तो बताइए विज्ञान के समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। तो ये हैं आपके रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार विज्ञान के मानदंड कौन से हैं? एक है यूनिवर्सलिज्म, दूसरा है कम्युनलिज्म, तीसरा है डिसइंटरेस्टनेस, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी में से नॉर्म्स ऑफ साइंस इनमें से कौन से मर्टन ने बताए हैं? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन्होंने कूडोस फ्रेमवर्क दिया था, कूडोस। सी फॉर है कम्युनलिज्म, यू फॉर है यूनिवर्सलिज्म, डी फॉर है डिसइंटरेस्टमेंट, ओ फॉर होगा ऑर्गेनाइज, और एस फॉर क्या है? स्केप्टिज्म। ये इसका कूडोस फ्रेमवर्क है मर्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन शब्द को समाजशास्त्र में किसने लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमैनुअल दुर्कीम, और ऑप्शन डी है टार्कर पार्सन्स। तो बताइए ग्लोबलाइजेशन शब्द को समाजशास्त्र में किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया था एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन अवे वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए उल्रिच बेक, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल, और ऑप्शन ए जिगमंड बॉमन। आ रन अवे वर्ड का नाम से भी एक पुस्तक है। क्या है? आ रन अवे वर्ड। अगर ये पुस्तक आएगी, ये लिखी है एडमंड लीच ने।
और रनअवे वर्ड से पुस्तक और अवधारणा दोनों लिखी है आपके एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन बी है मैनुअल कैस्टल ने, ऑप्शन सी है उल्रिच बेक ने और ऑप्शन डी है जॉर्ज रिचर्ड ने। तो बताइए नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये दी है मैनुअल कैस्टल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जिगमंड बॉमन, ऑप्शन बी है जॉर्ज रिचर्ड, ऑप्शन सी है उल्रिच बेक और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो बताइए मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है इनमें से? तो ये पुस्तक है जॉर्ज रिचर्ड की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मुख्य तत्व क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ऑप्शन ए आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन सी है तकनीकी विकास और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए वैश्वीकरण का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका मुख्य तत्व है आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी विकास। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन बी है उल्रिच बेक ने, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल ने और ऑप्शन डी है एमैनुअल वॉलस्टीन ने। तो बताइए रिस्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? एमैनुअल वॉलस्टीन ने तो वर्ड सिस्टम थ्योरी दी है। मैनुअल कैस्टल ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात की है। मेसन सोसाइटी कह लीजिए या नेटवर्क सोसाइटी बोल लीजिए। एंथोनी गिडेंस ये ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है। फिर बचे आपके रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? उल्रिच बेक ने दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन समय स्थान दूरीकरण की अवधारणा किसने दी है? बताइए। ऑप्शन ए उल्रिच बेक ने, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज रिचर्ड ने और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। तो टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन की अवधारणा दी है एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट विषय पर प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी है माइकल एम सार्निया ने, ऑप्शन सी है गुन्नार मिडल ने और ऑप्शन डी है समीर अमीन ने। तो बताइए डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट विषय पर किसने पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है माइकल एम सार्निया ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल सार्निया द्वारा प्रस्तावित एम्पोरिसमेंट रिस्क एंड रिकंस्ट्रक्शन IRR मॉडल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण से, ऑप्शन बी है वैश्वीकरण से, ऑप्शन सी है विकास परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन से और ऑप्शन डी है मानव विकास से। तो बताइए किससे संबंधित है ये मॉडल IRR? तो ये संबंधित है विकास परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय असमानता को समझाने के लिए संचयी कारणता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए W रोस्टो, ऑप्शन बी है गुनार मिडल, ऑप्शन सी है टॉर्कर पर्सन और ऑप्शन डी एमैनुअल वॉलस्टीन। तो बताइए संचयी कारणता का सिद्धांत किसने दिया है? क्यूमुलेटिव कॉजेशन का सिद्धांत। तो ये आपके दिया है गुनार मिडल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार प्रभाव प्रतिगामी प्रभाव की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण सिद्धांत से, ऑप्शन बी है निर्भरता सिद्धांत से, ऑप्शन सी संचयी कारणता के सिद्धांत से और ऑप्शन ए विश्व प्रणाली सिद्धांत से। तो बताइए ये दोनों कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुन्नार मिडल का जो सिद्धांत है
संचयी कारणता का सिद्धांत, सर्कुलेशन एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी से। गुरनार मिडल की पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, ये है गुरनार मिडल की पुस्तक। इसी में इन्होंने ये दोनों अवधारणाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल सार्निया के निर्धनीकरण जोखिम मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा जोखिम विस्थापन से संबंधित है? ऑप्शन ए भूमिहीनता, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी है सामाजिक विखंडन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा संबंधित है जोखिम मॉडल से? तो इसमें आपका भूमिहीनता भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगा, सामाजिक विखंडन भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, सामूहिक संसाधनों की त्रासदी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए उल्ड्रिच बेक ने, ऑप्शन बी है गैरेट हॉर्डिन ने, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन ने। तो बताइए ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये भी काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है, ये है गैरेट हॉर्डिन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी जिसने पर्यावरण आंदोलन को प्रोत्साहित किया है? ऑप्शन ए रेचल कार्सन ने, ऑप्शन बी है वंदना शिवा ने, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन ने और ऑप्शन डी है उल्ड्रिच बेक ने। तो बताइए साइलेंट स्प्रिंग ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रेचल कार्सन्स की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोखिम समाज की अवधारणा किससे संबंधित है जो आधुनिकता से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों पर बल देती है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है उल्ड्रिच बेक, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल और ऑप्शन डी है जॉर्ज ब्रिडजर। तो बताइए रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया उल्ड्रिच बेक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा ही सुंदर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी जो वैकल्पिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर बल देती है? ऑप्शन ए गुरनार मिडल ने लिखी है, ऑप्शन बी E.F. सुमाकर ने लिखी है, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन की पुस्तक है और ऑप्शन डी वॉल्ट रेस्टो ने ये पुस्तक लिखी है। तो बताइए छोटा ही सुंदर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है E.F. सुमाकर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय समाजशास्त्र में ट्रेडमिल और प्रोडक्शन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एलन साइबर्ग से, ऑप्शन बी उल्ड्रिच बेक से, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस से और ऑप्शन डी एमेंडल वॉलेस्टिन। ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन बताइए किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है एलन साइबर्ग का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है मैनुअल कैस्टल, ऑप्शन सी है उल्ड्रिच बेक और ऑप्शन डी है जिगमंड बाउमन। तो बताइए द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मैनुअल कैसल की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रमुख प्रभाव क्या माना जाता है? ऑप्शन ए वैश्विक संचार में वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी सूचना का तीव्र प्रसार हुआ है, ऑप्शन सी है सामाजिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इससे वैश्विक संचार में भी वृद्धि हुई है, सूचना का तीव्र प्रसार भी हुआ है और सामाजिक नेटवर्क का भी विस्तार हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क समाज की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत संचार प्रणाली, ऑप्शन बी सूचना का वैश्विक प्रवाह, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क का उपयोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए नेटवर्क समाज की इनमें से क्या विशेषता है? तो ये है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विकेंद्रीकृत संचार प्रणाली है, सूचना का वैश्विक प्रवाह है और डिजिटल नेटवर्क का उपयोग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल कैस्टल के अनुसार नेटवर्क समाज का मुख्य आधार क्या है?
ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन सी सूचना आधारित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी पारंपरिक समाज। तो बताइए नेटवर्क समाज का आधार क्या है? तो इसका आधार है सूचना आधारित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी है सूचना आधारित अर्थव्यवस्था, इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय और समाज की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है बर्नार्डिन टॉनिज, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कheim। तो बताइए किसने दी है समुदाय और समाज की अवधारणा? समुदाय और समाज की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो ये दी है बर्नार्डिन टॉनिज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्डिनेंड टॉनिज की प्रसिद्ध पुस्तक समुदाय और समाज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है 1870 में, ऑप्शन बी 1887 में और ऑप्शन सी है 1905 में और ऑप्शन डी 1912 में। समुदाय को हम लोग बोलते हैं जेमिन सॉफ्ट और समाज को बोलते हैं जैसल सॉफ्ट। ऐसे करके स्पेलिंग है इसके कुछ। तो बताइए ये किस वर्ष आई थी? ये पुस्तक आई थी 1887 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन का सिद्धांत किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन सी टॉलकर पार्सन और ऑप्शन डी है मैक्स वीबर। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था इमानुएल दुर्कheim ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमानुएल दुर्कheim की पुस्तक समाज में श्रम विभाजन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1887 में, ऑप्शन बी 1893 में, ऑप्शन सी है 1900 में और ऑप्शन डी 1912 में। तो बताइए समाज में श्रम विभाजन पुस्तक ये किस वर्ष आई है? ये पुस्तक आई है 1893 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर और मानसिक जीवन पर प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट इजरा पार्क। तो बताइए नगर और मानसिक जीवन द मेट्रोपोलिस और मेंटल लाइफ पर काम किसने किया है? तो ये काम किया जॉर्ज सिमेल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमेल। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक एकता, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी है सामूहिक चेतना और ऑप्शन डी है नौकरशाही। तो बताइए कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है आपका वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी पारिस्थितिकी की अवधारणा किस समाजशास्त्री परंपरा से जुड़ी है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी परंपरा से, ऑप्शन बी है जर्मन परंपरा से, ऑप्शन सी है शिकागो स्कूल से और ऑप्शन डी ब्रिटिश परंपरा से। तो बताइए शहरी पारिस्थितिकी की अवधारणा किस स्कूल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिकागो स्कूल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी पारिस्थितिकी के प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं। ऑप्शन ए टॉलकर पार्सन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट इजरा पार्क, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है उल्रिच बैग। तो बताइए अर्बन इकोलॉजी से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है रॉबर्ट इजरा पार्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बेनिज्म इज द वे ऑफ लाइफ, अर्बेनिज्म इज द वे ऑफ लाइफ किसका कोटेशन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट पार्क का, ऑप्शन बी है लुइस विर्थ का, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट का और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर का। अर्बेनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ ये कहा है लुइस विर्थ ने। लुइस विर्थ ने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने बताइए निर्धनता की संस्कृति कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दिया है?
कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत। सॉरी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है आपके ऑस्कर लेविस ने। इनकी पुस्तक है ला विदा। इसमें किसमें? ला विदा इनकी पुस्तक है। इसी में ऑस्कर लेविस ने कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत दिया है। ये कोटेशन है अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये दिया है लुईस विर्थ ने। इन्होंने घेटो का कॉन्सेप्ट दिया है। किसका? घेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी किस समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए लुईस विर्थ, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस और ऑप्शन डी है रॉबर्ट एजरा पार्क। तो बताइए कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ये किसने दिया था? तो ये दिया था अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए होमर हायट से, ऑप्शन बी अर्नेस्ट बर्गेस से, ऑप्शन सी है हैरी सुलमैन से और ऑप्शन डी है रॉबर्ट पार्क से। तो बताइए सेक्टर थ्योरी इनमें से किसने दी है? तो ये दी है आपके होमर हायट ने 1939 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल न्यूक्लाई सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बर्गेस, ऑप्शन बी है होमर हायट, ऑप्शन सी है हैरिस और लुकमैन और ऑप्शन डी है लुईस वर्थ। तो बताइए किसने दिया है मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी? तो ये दिया है हैरिस उलमैन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार नगर की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कृषि आधारित व्यवस्था, ऑप्शन बी है बाजार और स्वायत्त प्रशासन, ऑप्शन सी है केवल जनसंख्या घनत्व और ऑप्शन डी है धार्मिक संगठन। तो बताइए नगर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है मार्केट और ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन, बाजार और स्वायत्त प्रशासन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस विर्थ के अनुसार शहरी जीवन शैली मुख्यतः किन तत्वों पर आधारित होती है? ऑप्शन ए जनसंख्या के आकार पर, ऑप्शन बी जनसंख्या के घनत्व पर, ऑप्शन सी सामाजिक विषमता पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो बताइए लुईस विर्थ के अनुसार शहरी जीवन शैली के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें जनसंख्या का आकार भी शामिल है, जनसंख्या घनत्व भी और सामाजिक विषमता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार वियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी है सामाजिक एकता, ऑप्शन सी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और ऑप्शन डी औद्योगिक तकनीक। कार्ल मार्क्स के अनुसार वियोजन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत संबंध होता है, ऑप्शन बी नियमों और प्रक्रिया पर आधारित प्रशासन होता है, ऑप्शन सी परंपरागत अधिकार होता है और ऑप्शन डी करिश्माई नेतृत्व होता है। तो बताइए मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित प्रशासन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। तो बताइए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस समाजशास्त्री से जुड़ा है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी जी.एस. खुटे। तो बताइए इनमें से मार्क्सवादी दृष्टिकोण के कौन लेखक थे? तो ये थे आपके ए आर देसाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए वैश्वीकरण, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है आधुनिकीकरण और ऑप्शन डी है पश्चिमीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण से जो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या स्थानांतरित हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे शहरीकरण, वेस्टर्नाइज, अर्बनाइजेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी आंद्रे बिर्ते। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में कौन सा परिवर्तन देखा गया? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार कमजोर हुआ है, ऑप्शन बी श्रम विभाजन में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी शहरीकरण में वृद्धि हुई है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कौन सा परिवर्तन भारतीय समाज में आया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार कमजोर हुए हैं, श्रम विभाजन में वृद्धि हुई है और शहरीकरण में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में औद्योगिकरण एक सामाजिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए वर्ग विभाजन में वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी शहरीकरण में वृद्धि हुई है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए औद्योगिकरण से क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा है समाज पर? तो इससे वर्ग विभाजन में भी वृद्धि हुई है, सामाजिक गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है, शहरीकरण में भी वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है? ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता बढ़ती है, ऑप्शन बी ऊर्ध्व गतिशीलता बढ़ती है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिशीलता बढ़ती है, ऑप्शन डी राजनीतिक गतिशीलता बढ़ती है। तो बताइए औद्योगिकरण आया है तो इससे किस प्रकार की गतिशीलता बढ़ रही है? तो इससे वर्टिकल मोबिलिटी हो रही है, उधर गतिशीलता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकरण के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है जी एस खुर्रे। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? ए आर देसाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परंपरा और आधुनिकता के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है? इनमें से किस समाजशास्त्री ने भारत में परंपरा और आधुनिकता का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है डीपी मुखर्जी और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए किसने संरचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है? तो ये अपनाया है योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण और शहरीकरण की एक प्रमुख सीमा क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए झुग्गी झोपड़ियों में वृद्धि हुई है, पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, ऑप्शन सी है सामाजिक असमानता बढ़ी है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या मानी जाती है औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रमुख सीमा? तो इससे क्या हुआ? औद्योगिकरण से झुग्गी और झोपड़ियों में भी वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए भी राइट होगा। पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा है, सामाजिक असमानता भी बढ़ी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी रॉल्फ डेनेरॉफ और ऑप्शन डी टॉर्कर पार्सन। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रॉल्फ डेनेरॉफ की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनेरॉफ के अनुसार आधुनिक और औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक संसाधन, ऑप्शन बी अधिकार और सत्ता संबंध, ऑप्शन सी है आर्थिक अंतर और ऑप्शन डी सांस्कृतिक भिन्नता। तो बताइए औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है अधिकार और सत्ता संबंध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनेरॉफ के अनुसार समाज में संघर्ष किन दो समूहों के बीच होता है? ऑप्शन ए किसान और जमींदार के बीच, ऑप्शन बी पूंजीपति और मजदूर के बीच, ऑप्शन सी शासन करने वाले और अधीनस्थ समूहों के बीच और ऑप्शन डी गरीब और शहरी के बीच। तो बताइए किन दो लोगों के बीच संघर्ष की बात डेनेरॉफ करते हैं? तो इन्होंने डोमिनेंट और सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स की बात की है, शासन करने वाले और अधीनस्थ समूह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मानवीय दृष्टिकोण किस संगठन से जुड़ा है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक से, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से,
ऑप्शन डी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच ये किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूएनडीपी से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्बन रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लेविस मॉमफोर्ड ने, ऑप्शन बी है हेनरी लेफ्रेड ने, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट पार्क ने। तो बताइए द अर्बन रेवोल्यूशन ये इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हेनरी लेफेब्रे की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया ए.जी. फ्रैंक ने। फिर है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है डब्ल्यू रोस्टो। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय हुई थी? तो ये हुई थी ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में जो आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज का वर्णन करने के लिए जोखिम समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था उल्ड्रिच बेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमैनुअल वॉलस्टीन किस परिप्रेक्ष्य से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत से। एसडीआई को किसने परिभाषित किया है? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने, दोनों ने ही एसडीआई को परिभाषित किया है। द टर्म डिजिटल डिवाइड शब्द किससे संबंधित है? तो डिजिटल डिवाइड शब्द संबंधित है सूचना संचार और तकनीकी असमानता से। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है डेनियल थॉर्नर ने। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी विकास का कौन सा मॉडल भविष्य से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है? तो ये है आपका सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है मैनुअल कैसल ने। नेटवर्क सोसाइटी समाज की अवधारणा किसने दी है? मैनुअल कैसल ने। नेक्स्ट है विकास को स्वतंत्रता के रूप में किसने परिभाषित किया है? विकास को स्वतंत्रता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये किया अमर्त्य सेन ने। आधुनिकीकरण सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? परंपरा से आधुनिकता की ओर संक्रमण। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक संरचना में गुणात्मक सुधार को क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास है। आंतरिक उपनिवेशवाद की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट ब्लॉनर ने दी है आधुनिक उपनिवेशवाद। इंटरनल कॉलोनिज्म की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट ब्लॉनर ने दी है। वैश्वीकरण के संदर्भ में इतिहास का अंत एंड ऑफ हिस्ट्री की चर्चा किसने की है? तो ये की है फ्रांसिस फुकुयामा ने। पारिस्थितिकी क्षरण का मुख्य कारण क्या है? अनियोजित औद्योगिकरण। पारिस्थितिकी क्षरण का मुख्य कारण क्या है? अनियोजित औद्योगिकरण अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द ग्लोबल विलेज वर्ड किसने कॉइन किया था? तो ये कॉइन किया था मार्शल मैकलुहान ने। क्षेत्रीय असमानता क्या दर्शाती है? विभिन्न क्षेत्रों में असमान आर्थिक विकास को दर्शाती है। क्या? क्षेत्रीय असमानता। कौन सा सिद्धांत विकास को एक रेखिक पथ के रूप में रखता है? तो आधुनिकीकरण जो सिद्धांत है वो विकास को एक रेखिक पथ में रखता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज ने वन लाइन क्वेश्चन। जीवन जीने के तरीके के रूप में नगरीयता की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है लुइस वेट ने। अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। मैक्स वेबर का द सिटी का अध्ययन किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है तार्किकता और बाजार पर, रैशनैलिटी एंड मार्केट पर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल? तो ये किसने नगरीय संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल दिया था? ये दिया था E.W. बर्गेस ने। औद्योगिक समाज में अलगाव शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक समाज में अलगाव शब्द का प्रयोग किया था। आदर्श प्रारूप के रूप में नौकरशाही को किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है मैक्स वेबर ने। सार्वभौमिक एकता की अवधारणा किस प्रकार के समाज से संबंधित है? तो ये संबंधित है औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है इमाइल दुर्खिम की। नेक्स्ट कुछ देखिए जेंट्रिफिकेशन क्या है? शहरी पड़ोस का नवीनीकरण या उच्चीकरण। रिनोवेशन ऑफ अर्बन नेबरहुड्स क्या कहलाता है? जेंट्रिफिकेशन। शहर की संरचना का सेक्टर मॉडल किसने दिया है? तो दिया है होमर हायत ने। प्राइमेट सिटी की अवधारणा किसने दी है? मार्क जेफरसन ने दी है प्राइमेट सिटी की अवधारणा। फर्डिनेंड टॉनिज ने किस पुस्तक में जेमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट की चर्चा की है? तो इनकी पुस्तक है जेमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट 1887 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने समिति और समुदाय और समिति, जैमिन मतलब होता है समुदाय
और गैसल मतलब होता है समिति या समाज। मेगापोलिस शब्द किसने गढ़ा था? तो ये जीन गॉटमैन ने गढ़ा था मेगापोलिस शब्द। औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष किसके सिद्धांत का केंद्र है? तो ये है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का केंद्र। फिर है लोगों को शहरों से आसपास के क्षेत्रों में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनगरीकरण। लोगों का शहरों से आसपास के क्षेत्रों में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनगरीकरण। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया डैनियल बेल ने। बहुकेंद्रक मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? हैरिस और उलमैन के द्वारा। परिवार पर औद्योगिकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? विलियम जे गुडे ने किया है परिवार पर औद्योगिकरण के प्रभाव का अध्ययन। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ रर्बनाइजेशन। रर्बनिज्म की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ग्रामीण और शहरी जीवन का मिश्रण क्या कहलाता है? रर्बनिज्म। इसकी अवधारणा कौन ने दी थी? इसकी अवधारणा दी थी गॉल्पिन ने रर्बनिज्म की। नेक्स्ट देखिए, मलिन बस्ती की विशेषता क्या है? भीड़भाड़ और बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है मलिन बस्तियों में। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं जॉर्ज सिमेल। अति नगरीकरण शब्द का प्रयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है? तो इसके लिए भारत विकासशील देश के लिए किया जाता है अति नगरीकरण शब्द का प्रयोग। नौकरशाही को तार्किकता के लोहे के पिंजरे से किसने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। औद्योगिक समाज में सामाजिक स्थिरीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है व्यवसाय और आय पर, ऑक्यूपेशन एंड इनकम पर। विकास के संदर्भ में विस्थापन का क्या अर्थ है? बांध जैसी परियोजनाओं के कारण जबरन एक स्थान से आपका दूसरे स्थान पर जाने को कहा जाता है। शहरों को अजनबियों की बस्ती के रूप में किसने परिभाषित किया है? शहरों को अजनबियों की बस्ती के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये किया है रिचर्ड सेनट ने। नेटवर्क सोसाइटी की मुख्य विशेषता क्या है? तकनीक के माध्यम से सूचना का प्रवाह। औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष की चर्चा किसने की है? तो ये की है रॉल्फ डेनेडॉफ ने। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।